Now topic is the next topic is proton neutron hypothesis. पहले आपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस पढ़ा, उसकी रिजेक्शन के बाद जब डिस्कवरी न्यूट्रॉन की हो गई तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकते तो आप एक और हाइपोथेसिस की सजेशन दे सकते हो कि आपके न्यूक्लियस में जो फंडामेंटल पार्टिकल हों वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाए। ये हाइपोथेसिस क्या हुआ कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हाइपोथेसिस की रिजेक्शन के बाद जनरेट हुआ, राइज हुआ, जिसकी वजह से आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को पहले पढ़ते हो और फिर बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस an atom have a fundamental particle that in the nucleus are proton and neutron। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन होंगे फिर या इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। अब ये वाला हाइपोथेसिस इस चीज को कंफर्म करना था कि लेट्स सपोज आपका कोई भी न्यूक्लियस है तो उसके अंदर आपका प्रोटॉन ओके है और न्यूट्रॉन ओके है और नॉट। अब ये भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी प्रपोज किया गया कि अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और प्रोटॉन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि Ze पॉजिटिव होता है। आपके इलेक्ट्रॉन किधर होंगे तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट around the nucleus according to the number of Ze positive, मीन कि जितना आपके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर आपके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो आपके न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव 2 चार्ज होंगे जो आपके एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेंगे। ये प्रपोज थी, ये सजेशन थी। इस सजेशन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इट इज़ बेस ऑन थ्योरेटिकली एक्यूरेट थी, बिल्कुल एक्यूरेट सजेशन थी कि आपने कहा कि अगर न्यूक्लियस के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना Ze पॉजिटिव होगा उतना आपके पास Ze नेगेटिव होगा और Ze पॉजिटिव और नेगेटिव अपने के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे और आपका ओवरऑल एटम जो होगा वो क्या होगा, रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना ज़रूरी था कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इस चीज़ को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास एक एलिमेंट X है, लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट दिस हाइपोथेसिस लेट्स सपोज an element having symbol X, कि कोई भी X एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपका Z है और उसका एटॉमिक मास आपका E है। अब आप ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि कितनी आपके प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर और कितनी आपके न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस Z will decide the number of proton inside the nucleus। Z वो नंबर होगा, जितना भी होगा, आपका 1 है तो आपके पास एक प्रोटॉन होगा और वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करेगा। उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितनी होंगे, आप न्यूट्रॉन की काउंटिंग को अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इस तरह से कैलकुलेट करोगे, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं N से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपने टोटल पूरा न्यूट्रॉन ही लिखना है। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, कि आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास में से अगर उसके एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जो आपके पास काउंटिंग आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका आंसर होगा वो आपके न्यूट्रॉन की नंबरिंग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, कि मतलब उतनी न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब हम
ये करना है कि हाउ मच चार्ज, कि कितना चार्ज आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिमेन द एन एटम न्यूट्रल, कि किसी भी एटम को न्यूट्रल करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो आपको एक इक्वेशन यूज करनी होगी, वो ये है, आपके पास हम एक स्टेटमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं। तो वी कैन से, हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जितना ZE पॉजिटिव होगा उतना ZE नेगेटिव होगा, तो आपका जो एटम है ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। तो हाँ, ये अंडरस्टूड बात है कि ZE पॉजिटिव प्लस माइनस ZE नेगेटिव इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि ZE नेगेटिव माइनस, आप तो मैंने इसलिए लगाया कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर आप माइनस ना लगाएं तो आपको अंडरस्टूड बात है कि ये आपका माइनस, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन भी लिख लें देन भी ओके है। अब आप देखिए ZE पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, तो आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, ZE नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ZE पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जितना आपका पॉजिटिव ZE पॉजिटिव की जितनी वैल्यू होगी उसको अगर नेगेटिव से आप इक्वेशन की तरफ ले जाओगे तो वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा। अब आप इसको क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस की इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर 7, एक्स आपका नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है, 14 होता है। द नंबर ऑफ Z, ये Z है, तो Z इज इक्वल टू 7, दैट रिप्रेजेंट दैट 7E पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, यानी कि 7 चार्ज आपके प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 7 पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर। अब उसके बाद आपके पास आता है कि न्यूट्रॉन कितनी होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N से रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। अब आप देखें, आपका A है 14 माइनस Z आपके पास 7, दैट इज इक्वल टू 7। अब आपके कितने न्यूट्रॉन होंगे, 7 न्यूट्रॉन होंगे। हाउ मच नेगेटिव चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू रिमेन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो आपके पास क्या होगा कि प्लस, यानी ZE प्लस इज इक्वल टू माइनस ZE नेगेटिव। अगर आप ZE प्लस की वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उतनी आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस एटम को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। तो वो आपके पास क्या आएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू -7E नेगेटिव, कि आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव साइन आपके चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका 7 नेगेटिव चार्ज होगा और 7 प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इधर आप पॉजिटिव मेंशन कर लें देन भी ओके। तो इस पॉजिटिव ये नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। दैट वाज द हाइपोथेसिस, और यही हाइपोथेसिस आपका आजकल एक्सेप्टेड है हमारा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस बनाएं तो हम यही बनाएंगे कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के शेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो आप जनरल रिप्रेजेंटेशन ही बना लें। ये आप शेल बना लें, चलिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर 7 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर 7 ही न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है। आप 7N लिख दें। अब आपके पास क्या होंगे, इस पॉजिटिव, इसकी वजह से आपके पास आएगा 7 पॉजिटिव चार्ज, और आपके साथ ही नेगेटिव होंगे जो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन E, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी E नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के अराउंड जो इसके साथ पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, और आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल,
यानी कि ओवरऑल चार्ज आपका क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप की स्टेटमेंट थी कि एटम का चार्ज एन एटम चार्ज ऑन एटम इज इक्वल टू ZE पॉजिटिव माइनस ZE नेगेटिव इज इक्वल टू 0। 7 प्लस का चार्ज 7 नेगेटिव का चार्ज, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपने कभी भी नहीं करना कि इस माइनस को आप ये इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने कहा ये माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये शो करना चाहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप ना भी लगाएं तो देन भी ओके होता है, इस इधर भी लगा दें तो भी ओके होता है। तो इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी आपने नहीं करना कि प्लस माइनस करके आप पॉजिटिव कर लें। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आपके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। समटाइम हम इस माइनस को रिप्रेजेंट नहीं करते, ना करें, दैट इज ओके। और उस पॉजिटिव को भी आप रिप्रेजेंट नहीं करते। ये थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हो। इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एविडेंस देने पड़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के, कि जो वो एक्सपोर्टिंग फैक्टर जो इस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। द exporting factor that confirm the proton and neutron are present in the nucleus. आप जब कोई भी बात करते हैं तो उसके पीछे आपको एविडेंस देना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, एविडेंस देंगे। एविडेंस हम इस तरह से देंगे, फर्स्ट है एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप ये बताना चाहते हैं कि आपके पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब आप ये आपके एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपने ये कहा अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस दो चीजें आपकी प्रेजेंट है, एक आपके पास प्रोटॉन और एक आपके पास न्यूट्रॉन। अब हम ये कहते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल हैं और फंडामेंटल पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स कभी भी आप यूज नहीं कर सकते। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंसेप्ट यूज करते हो। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल हो तो उसकी कौन सी नेचर होती है, डुअल नेचर होती है। पार्टिकल वेव लाइक नेचर एग्जिस्ट करता है। अब वेव लाइक नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप इसके डायमीटर को वेव की फॉर्म में शो करें तो आपको कंफर्म है कि एक सर्कल में आपके पास इस तरह से वेव जनरेट होती है। आपका ये न्यूक्लियस, इसकी वेवलेंथ, ये इसके डायमीटर की वैल्यू के इक्वल अगर आपके न्यूट्रॉन की वेवलेंथ होगी या इससे डायमीटर के लेस देन न्यूट्रॉन की वेवलेंथ होगी, एनर्जी होगी, तो फिर वो उस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की का न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे और साथ पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करेंगे कि न्यूट्रॉन की पोजीशन आप क्या कर सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करना होगा, जिससे आप सबसे पहले मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे और मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और आप न्यूक्लियस की एनर्जी से उस एनर्जी की वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप ये बता सकेंगे कि आपका न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। आपके एटम का जो रेडियस होता है वो आपकी 10 की पावर -14 होता है, और इसका डायमीटर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 × 10 की पावर -14। अब आप देखें तो आपके पास
क्या वैल्यू आएगी। अब हम ये कहते हैं कि आप अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन इधर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल एक्स यानी कि द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रॉन इन एन न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि हमने यही कहा कि अगर इस न्यूट्रॉन की इस न्यूक्लियस की वेवलेंथ के इक्वल का आंसर आपकी अनसर्टेनिटी पोजीशन का आएगा तो तब ही ये एग्जिस्ट कर सकेगा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डेल एक्स जो होगी वो उस वक्त पोजीशन कंफर्म होगी जब आपके न्यूट्रॉन की वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ से क्या करेगी, मैच करेगी, और जब ये मैच करेगी तो आपकी एनर्जी जो होगी वो भी न्यूक्लियस की एनर्जी से क्या करेगी, मैच करेगी। तो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अब आप जब ये फार्मूला यूज करते हैं तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर अप्लाई करें, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, ये आपका फार्मूला है। इसमें आपने क्या करना होगा, मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा। मोमेंटम इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो सके। लास्ट टाइम में मैंने आपको डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये लेक्चर उस लेक्चर से क्या है रिजिम्बल करता है, तो आप वो लेक्चर से आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर है। अब आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाय या फिर आप इसे रीअरेंज करेंगे, डेल पी की वैल्यू पहले कर लें, डेल पी इज इक्वल टू लैम्डा डेल पी इज इक्वल टू एच क्या एच लैम्डा सॉरी एच ओवर 2 पाई डेल एक्स। अब आप इधर वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू प्लॉन्क कांस्टेंट आपके पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 और आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 आप फिर आप मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे टोटल का आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.052 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जॉल सेकेंड। ये आपने मोमेंटम क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आप रिलेशनशिप यूज करेंगे। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आपका है E इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर सी की 4। पी स्क्वेयर आपका ये मोमेंटम है, इसका स्केयर लें। सी स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रॉन, क्योंकि आप न्यूट्रॉन की पोजीशन कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन का रेस्ट मास आप करेंगे और उसके बाद आपकी वेलोसिटी। इसमें आप वैल्यू पुट करें 0.052 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। इसका आप क्या लें, स्केयर लें और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका आप स्केयर लें प्लस आप रेस्ट मास आपका प्रोटॉन को न्यूट्रॉन का जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिंपल सेम होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27। इसका आप स्केयर लें और प्लस इधर कर देते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 इसकी 4। ओवरऑल का आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट। अब जब इस हिसाब को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आना है वो आपके पास कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इसको किससे, कैलकुलेटर से। इसका जो फाइनल आंसर आता है वो 9.8 मल्टीप्लाई बाय
10 की पावर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या है आंसर। अब आपने कैलकुलेट करना है किसका आंसर, कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद थे, आपने प्रोटॉन मौजूद थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको mc² एनर्जी इज इक्वल टू mc² का रिलेशन कैलकुलेट करते हुए आप न्यूक्लियस के क्या करोगे कि न्यूक्लियस की एनर्जी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के अलावा आपके पास क्या चीज़ है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे। जब आपने ये रिलेशन यूज़ किया तो आपके पास आंसर 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 27 -27, इसका आपके पास क्या आएगा, mc² मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल को, तो आपके पास जो आंसर आपका आना है वो आपका आना है 9.39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कंपेयर करें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये आपकी ऑलमोस्ट सेम है, देयर विल बी कंपेरेबल है, मीन के ये 0.4 है और ये 8 है, 39.4 के इक्वल है और ये 8 है, तो आपकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस एनर्जी कैलकुलेशन से ये कंफर्म हुआ कि ये वाली आपकी जो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपकी न्यूक्लियस की एनर्जी से कंपैरेबल है, और कंपैरेबल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हमारा क्या था, फर्स्ट एविडेंस था, ये सपोर्टिंग फैक्टर था। अब हम सेकंड सपोर्टिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड सपोर्टिंग फैक्टर आपके पास कौन सा होना है, स्पिन कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन ऑफ स्पिन। आप लास्ट टाइम की तरह आपने क्या करनी है, किसी की न्यूक्लियस की स्पिन को कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज आपके पास ड्यूट्रियम आइसोटोप है। ड्यूट्रियम आइसोटोप इसलिए आप यूज़ करते हैं क्योंकि आपको एक ऐसा एलिमेंट यूज़ करना है जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, ताकि आप इस काबिल हों कि उसकी आप स्पिन कैलकुलेट कर सकें। तो वो आपके पास कौन सा एग्जांपल में कौन सी आती है, वो आपकी ड्यूट्रियम आती है। ड्यूट्रियम का आपके पास फार्मूला होता है H12। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू दिस आप कैलकुलेट करें, प्रोटॉन की क्वांटिटी तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस। तो आपको पता है पी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितनी होंगे 1, और आपके पास न्यूट्रॉन होंगे 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब आपकी जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस पे स्पिन करेंगे। हैवी जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल हैं, पार्टिकल की ये नेचर होती है कि वो स्पिनिंग करता है। तो स्पिनिंग के दौरान आपके पास क्या होगा कि आपकी इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो इसकी प्लस हाफ स्पिन भी हो सकती है और नेगेटिव हाफ स्पिन भी हो सकती है। इसको आप टोटल लिखेंगे, टोटल स्पिन कैलकुलेट करेंगे। एक तरफ अगर आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है तो आपका प्लस हाफ होगा, और इधर भी आपके पास प्लस हाफ होगा। तो टोटल आपके पास स्पिन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, फर्स्ट केस। सेकंड केस अगर आप ये कहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और न्यूट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आपके पास इसका आंसर आपके पास 0। और थर्ड केस आपके पास ये हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, तब भी आपके पास आंसर 0। अब आपके पास फोर्थ केस क्या हो सकता है कि दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। तो तब आपकी टोटल स्पिन क्या होगी, -1, क्योंकि आपने इनको क्या करना है, प्लस करना है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके 4 केसेस की वैल्यूज़, इनको आपने किससे मैच करना है, इन थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करना है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन केस ऑफ ड्यूट्रियम इज इक्वल टू
+1, तो अब आपको पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली मैच करती है इस वैल्यू से। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटोकेमिस्ट्री को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की मोमेंटम की आपने क्या करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी। मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेशन। इस पर्पस के लिए आपको हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है प्रोटॉन का, उसकी वैल्यू जो आपके पास होती है वो 2.793, और जो आपके पास न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो आपके पास होता है -1.913। अब आप देखें और ये इन दोनों मोमेंटम की वैल्यू देखें तो आपके पास ये जो मोमेंटम है ये आपका, इसका जो आपकी ओवरऑल न्यूक्लियस से 3 टाइम ग्रेटर है, और ये आपके टोटल न्यूक्लियस के मोमेंटम से इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 2 टाइम ग्रेटर है। अगर यहाँ से हमें ये पता चला इन दो वैल्यू से कि अगर आपका एक ऐसा प्रोटॉन, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो 3 टाइम, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंटम 3 टाइम ग्रेटर है न्यूक्लियस से, वो अगर एग्जिस्ट कर सकता है तो 2 टाइम ग्रेटर वाला क्या होगा, वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकेगा। तो इस फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। द लास्ट फैक्टर इज quantum calculation of Compton wavelength। यानी कि आप लैम्डा न्यूट्रॉन की कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि न्यूट्रॉन की लैम्डा वेवलेंथ जो है वो आपके न्यूक्लियस की वेवलेंथ के इक्वल है कि नहीं है। यानी कि हम ये करना चाहते हैं कि ये आपके पास डायमीटर था d, इस वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ, ये जो आपकी न्यूक्लियस की वेवलेंथ है उसके इक्वल आपकी किसकी न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है या नहीं है। अगर ये वेवलेंथ इक्वल हो जाएगी तो तब आप कहोगे कि आपके पास ये एग्जिस्ट करेगा, ये लेस देन होगी। डायमीटर आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 मीटर है। तो ये तो आपकी हो गई किसकी, न्यूक्लियस की वेवलेंथ। अब आपको कैलकुलेट करनी है न्यूट्रॉन की वेवलेंथ। न्यूट्रॉन की वेवलेंथ के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c। m0c, अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड ओवर आप 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। अब आप जब इसको रिजॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आना है, फाइनल आंसर, वो आपके पास आना है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर। अब आप देखें, ये वाला है आपके पास 2 और ये आपके पास डिजिट है 1.3, ये आपके पास -14 है और ये आपके पास -15 है। तो एक्चुअल वेवलेंथ की जो वेवलेंथ है आपकी न्यूक्लियस की, उससे आपके न्यूट्रॉन की वेवलेंथ लेस है। सो न्यूट्रॉन विल एग्जिस्ट इनसाइड द nucleus. The proton neutron hypothesis will be proved. If you have any question, you can ask.